तो आज हम इरिगेशन का पार्ट 2 करेंगे। आज हम कंप्लीट कर देंगे इसे। तो कल हमने जहाँ पे छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पढ़ना था हमें। तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट तो मीएंडरिंग रेशियो कहते हैं। मीएंडरिंग रेशियो क्या होता है? पहली बात तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स किस लिए करते हैं? ठीक है, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करते हैं जैसे कई इसमें वो होता है जैसे पानी बढ़ाने का या फिर सिल्ट से बचाने का और जो गाइड बैंक्स होते हैं उनको बचाने का। ठीक है, इन सब से रिलेटेड करने के लिए रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट पड़ता है मीएंडरिंग रेशियो क्या होता है। इट इज मीएंडरिंग बिल्ड अपॉन मीएंडरिंग लेंथ। मीएंडरिंग बेल्ट जो होती है उसे मीएंडरिंग विथ भी कहते हैं। ये कल मैंने बताया था इस डायग्राम के थ्रू। तो क्या होता है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सब क्या होता है कि ये जो होती है, जैसे हमारी रिवर होती है सीधी नहीं होती है। वो क्या होता है, पानी की वजह से ऐसे हो जाती है, पानी के मूवमेंट की वजह से। तो क्या होता है, ऐसे हो गई। तो यहाँ से यहाँ एक कर्व से दूसरे कर्व तक जो लेंथ होती है उसे मीएंडरिंग लेंथ कहते हैं। और आउटर कर्व से इनर कर्व तक और मीएंडरिंग बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, मीएंडरिंग रेशियो इसी का रेशियो होता है, विथ मीएंडरिंग विथ अपॉन मीएंडरिंग लेंथ। फिर कट ऑफ बोलते हैं। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ या टॉर्टोसिटी, या फिर इसे एक और नाम से बोलते हैं वो आप बताएंगे। एस से शुरू होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कर्व लेंथ ऑफ कट ऑफ अपॉन स्ट्रेट लेंथ ऑफ कट ऑफ। और जो कट ऑफ की लेंथ होती है, कट ऑफ रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 1.7 से लेके 3 के बीच में होती है। फिर मीएंडरिंग लेंथ अगर निकालना है तो ये 65.8 रूट की होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। 65.8। और अगर मीएंडरिंग बेल्ट निकालनी है तो ये 150 रूट पी क्यू होता है। ठीक है, फिर डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं कि क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है। इट इज यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग द ब्रांच कैनाल। ठीक है, ये रिवर हुई। ठीक है, ये रिवर है। यहाँ से हमने ऑफ टेकिंग कैनाल निकाल लिया। ठीक, ऑफ टेकिंग कैनाल। तो इसी में हम लोग दो एक इसमें लगाते हैं हेड रेगुलेटर। और जो रिवर होती है इसमें लगाते हैं हम क्रॉस रेगुलेटर। ठीक है, तो क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, टू इट इज यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग द ब्रांच कैनाल। ठीक है, ब्रांच कैनाल जो ऑफ टेकिंग कैनाल है उसमें। फिर सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है, ये इसे अपस्ट्रीम में लगाया जाता है, पहली बात तो ये। ठीक है, और इट इज यूज टू रिमूव सिल्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द कैनाल। जैसे यहाँ से पानी आया, ठीक है, तो हमने यहीं पे लगा दिया, यहाँ पे सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिया ऑन द अपस्ट्रीम साइड। तो क्या होता है, ये सिल्ट को रिमूव कर देता है। अब सिल्ट इजेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, ये डाउनस्ट्रीम साइड लगाते हैं। सेम काम होता है सिल्ट को हटाना, बट ये डाउनस्ट्रीम साइड लगाते हैं, मतलब जो थोड़ी बहुत सिल्ट आ गई उसे भी रिमूव कर दें तो सिल्ट एक्सक्लूडर लगाते हैं और सिल्ट इजेक्टर लगाते हैं, और ये डाउनस्ट्रीम साइड लगाते हैं। फिर असेसमेंट ऑन द एरिया बेसिस, ये इस पे हैशटैग लगा लीजिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो ये आप पढ़ लेंगे। फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के बारे में बात करते हैं, कितने तरीके की रिवर्स होती है। रिवर्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेडेड रिवर जैसे क्या होता है, इसे कैसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग कराया जाएगा कि कौन सी ब्रेडेड रिवर है, कौन सी पेरेनियल रिवर है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेरेनियल रिवर क्या होती है, ये थ्रू आउट द ईयर काम करती रहती है। नॉन पेरेनियल क्या होती है, ड्यूरिंग मानसून ही काम करती हैं। फ्लैशी रिवर क्या होती है, जैसे एकदम से पानी बढ़ा और रिवर में बहने लगा तो फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसे फ्लैशी रिवर कहते हैं। वर्जिन रिवर क्या होते हैं, एरिड रीजन में क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है पानी, पर्कुलेशन भी हो जाता है तो इसे पानी सब खत्म हो जाता है, उसे वर्जिन रिवर बोल देते हैं। फिर स्टेबल रिवर क्या होती है, इनका जो शेप रहता है वो स्टेबल रहता है, ये नहीं होता है कि मिएंडर करने लगे। ठीक है, फिर ब्रेडेड रिवर्स क्या होती हैं, ये क्या होता है, मिएंडर जो स्टेबल रिवर के अपोजिट होता है, ये स्टेबल नहीं होती। ये क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव कर जाती है ना, तो इसे बोलते हैं ब्रेडेड रिवर्स। कई सेक्शंस में बढ़ जाती है, 2 और मोर सेक्शंस में। फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क किस लिए करते हैं, ये जैसे मैंने बताया था ना, ये रिवर ट्रेनिंग वर्क देखिए फ्लड प्रोटेक्शन से के लिए। ठीक है, सेडिमेंट कंट्रोल के लिए और नेविगेशन के लिए और गाइडिंग द फ्लो के लिए। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी कई तरीके के पॉइंट्स होते हैं बट ये 4 इंपॉर्टेंट है, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, सेडिमेंट कंट्रोल और ग्रेविटी फ्लो के लिए, गाइडिंग द फ्लो के लिए। फिर नेविगेशन रिवर ट्रेनिंग किस लिए करते हैं, नेविगेशन ट्रेनिंग रिवर, पहली बात तो इसके नाम से पता चला, नेविगेशन के लिए करते हैं। और इसे लो वाटर ट्रेनिंग कहते हैं और ट्रेनिंग फॉर डेप्थ कहते हैं। ये काफी बार पूछा गया है कि इसका और नाम क्या है, लो वाटर ट्रेनिंग वर्क कहते हैं या फिर वाटर फॉर डेप्थ कहते हैं।
ये नेविगेशन के पर्पज से किया जाता है रिवर ट्रेनिंग। फिर सेडिमेंट कंट्रोल किया जाता है, ये मीन वाटर डेप्थ बोलते हैं इसे, या फिर ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट बोलते हैं। फिर कैनाल आउटलेट क्या होता है? कैनाल आउटलेट जैसे मैंने बताया था ना, कैनाल आउटलेट जनरली प्रोवाइड किया जाता है वाटर कोर्सेज या फिर फीड चैनल्स में। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट वाटर कोर्सेज टू माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसका जो डिस्चार्ज है वो 0.08 होता है, और मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर क्यूबिक भी बोल सकते हैं। एंड क्यू कैन बी मेजर्ड, इससे क्यू भी डिस्चार्ज भी मेजर किया जा सकता है। एंड एक्ट एज अ हेड रेगुलेटर फॉर द वाटर कोर्स, ठीक है। फिर देखिए तीन तरीके के होते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल और सेमी नहीं, क्योंकि मैं बता सेमी फ्लेक्सिबल बोलते हैं, नहीं तो मैं ऐसे बोल देता हूँ सेमी मॉड्यूलर, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर। तो क्या होता है, जैसे नॉन मॉड्यूलर या फिर फ्लेक्सिबल आउटलेट को क्या होता है कि पहली बात तो कंट्रोल नहीं होता है। फिर डिस्चार्ज कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्सेज। जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और ये हमारा वाटर कोर्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पानी आ रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही पानी बहेगा। अगर दोनों में सेम रहेगा तो नहीं बहेगा। तो ये नॉन मॉड्यूलर वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर सेमी मॉड्यूलर में क्या होता है, या फिर सेमी फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। फिर आता है मॉड्यूलर आउटलेट, या फिर जिसे बोलते हैं रिजिड आउटलेट। ये देखिए डिफरेंस पे नहीं, ये मतलब क्यू इसका फिक्स रहता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। क्यू फिक्स होता है, इंडिपेंडेंट होता है और पूरा कंट्रोल होता है। फिर गाइड बैंक्स क्या होता है, गाइड बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे बेल बैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द वाटर कोर्सेज थ्रू बैराज बिल्ड अक्रॉस द रिवर, गाइड द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। गाइड बैंक्स वाटर कोर्स में बनाया जाता है बैराज के परपेंडिकुलर, और फ्लो को गाइड ऑफ फ्लो रिवर में गाइड करते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड वॉल क्या होता है? डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल भी एक गाइड बैंक का थोड़ा अपर पोर्शन टाइप है ना। तो ये पहली बात तो 90 डिग्री पे बनाया जाता है बैराज के, ठीक है। और टू पोर्शन डिवाइड वॉल इन टू पोर्शन बिल्ट एट राइट एंगल टू एक्सेस ऑफ बैराज, ये मैंने बताया था। फिर ऑफ टेकिंग चैनल मैंने कैनाल मैंने बताई दी क्या होता है। बेड स्लोप जो होता है इसका जीरो होता है फ्रॉम द मेन कैनाल। फिर बैराज के बारे में बात करते हैं। बैराज क्या होता है? गेट्स होते हैं यूज टू रेगुलेट एंड रेज वाटर लेवल। क्या होता है, जैसे ये रिवर बह रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैराज लगा दिया, तो इसे अगर बंद कर देंगे, गेटेड टाइप होता है, बंद कर देंगे तो पानी बहेगा नहीं, पानी बहेगा नहीं तो सब इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, कैनाल में चला जाएगा, ठीक है। फिर अंडर स्लूज के बारे में की बात करते हैं। अंडर स्लूज क्या होता है? देखिए ये तो पहली बात तो एक गेटेड टाइप होता है, सिल्ट की एंट्री के कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। कॉल्ड स्कोरिंग स्लूज, ओपनिंग लोकेटेड एट सेम साइड ऑफ टेकिंग कैनाल एंड आर कंट्रोल्ड बाय गेट्स, ठीक है। कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ सिल्ट, स्कॉर सिल्ट डिपॉजिट जो होता है वो रिमूव करता है और पास द वाटर विदाउट यूजिंग गेट्स, ठीक है। ये मैंने पीछे जो डायग्राम बनाया था, रिवर है, फिर ऑफ टेकिंग कैनाल है, उसके बारे में। फिर क्रॉस रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं, अभी जो पीछे पढ़ के आए थे ना। प्रोवाइडेड ऑन द पेरेंट चैनल एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ द टेकिंग कैनाल। यूज क्या होता है? कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल सिल्ट एंड टू फीड ऑफ टेकिंग कैनाल्स। फिर हेड रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड एट हेड ऑफ टेकिंग कैनाल टू कंट्रोल द सप्लाईज एंड कंट्रोल द सेटेंट्री। जो हेड रेगुलेटर है वो हेड ऑफ कैनाल के लगाया जाता है, लेकिन जो क्रॉस रेगुलेटर है वो डाउनस्ट्रीम साइड लगाया जाता है ऑफ टेकिंग कैनाल, ठीक है, याद रखेंगे। फिर मीटरिंग फ्लूम्स क्या होता है? ये डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो वेंचुरी फ्लूम है। फिर कैनाल एस्केप्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होता है टू मैनेज रिलीज सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर क्या होता है? जैसे एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, गेट बंद किया, बैराज बंद किया, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने से क्या होगा, कैनाल एस्केप के थ्रू, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने गेट बंद कर दिया तो पानी जो ऊपर एक्स्ट्रा बचेगा ना वो ऐसे निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं कैनाल स्केप। दो तरीके के होते हैं, वियर टाइप होते हैं और स्लूस टाइप होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री क्रस्ट वियर केप्ट एट राइट एंगल टू एफएसएल, और जो स्लूज स्केप्स होते हैं स्कोर एक्सेस बेड सेट। ये दो तरीके के होते हैं, ये याद रखिएगा, वियर टाइप होते हैं और स्लूस स्केप्स होते हैं। फिर स्पिलवेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पिलवेज, spillways is a waterway to dispose of excess flood water after it has filled to capacity and can be located within the dam to add the end dam's end or totally separate structure। एक तरीके का कैनाल स्केप्स ही होते हैं, ठीक है। बट
स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर बनाया जाता है इनका। ठीक है, देखिए 6 तरीके के होते हैं जो पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। देखिए पहला होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, फिर ऑगी स्पिलवे, ठीक है, फिर साइड चैनल, फिर शूट स्पिलवे, फिर शैफ्ट स्पिलवे और फिर साइफन स्पिलवे। देखिए स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, सीधे पानी गिरा जा रहा है, ठीक है, इसे स्ट्रेट ड्रॉप कहते हैं। प्रोवाइडेड विद अर्दन डैम, आर्च डैम और बंड्स, नॉट सुटेबल फॉर हाई ड्रॉप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई ड्रॉप के लिए नहीं सुटेबल है। अर्दन डैम और आर्च डैम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर आगे स्पिलवे, देखिए ये होता है एक एस टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मूथली फ्लो करता है, और also called overflow spillway and used in arch dam and buttress dam, ठीक है, और ग्रेविटी डैम में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है। देखिए कौन कौन से, ग्रेविटी, आर्च एंड बटरस डैम। बटरस डैम कौन सा होता है, रुकिए मैं बता देता हूँ। ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है ना, इसे कहते हैं बटरस डैम। फिर साइड चैनल स्पिलवे क्या होता है, प्रोवाइडेड इन द नैरो स्पेस, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कैस्ट वियर टर्न बाय 90 डिग्री। ठीक है, साइड चैनल है और कम स्पेसेस में प्रोवाइड किया जाता है, वाटर का जो फ्लो है वो 90 डिग्री तक मोड़ दिया जाता है। फिर शूट स्पिलवे होता है, ये क्या होता है, प्रोवाइडेड इन ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम एंड रॉकवेल डैम, वाटर डिस्पोज थ्रू स्टीप स्लोप। जैसे क्या होता है, ये आया और काफी मतलब स्टीप स्लोप से उतार दिए ना, तभी तो शूट स्पिलवे बोला जाता है। और देन आज और ग्रेवे रॉकफेल डैम में प्रोवाइड किया जाता है। शाफ्ट स्पिलवे, इसमें क्या होता है, जैसे ये रिवर बह रही है, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रक्चर पानी ऐसे बहा के ऐसे बहा देते हैं एक अलग से कॉन्डुइट टाइप बना के, प्रोवाइडेड वेयर स्पेस अवेलेबिलिटी इज लेस, और वर्टिकल शैफ्ट फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल कॉन्डुइट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड वेयर स्पेस इज लेस, यहाँ पे शाफ्ट स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है एक एक्स्ट्रा कॉन्डुइट निकाल के। ठीक है, फिर साइफन स्पिलवे होता है, इसमें क्या होता है, साइफनिक एक्शन में पानी बहता है, एक्सेस वाटर डाउन स्ट्रीम साइड वाया यू शेप्ड कॉन्डुइट। फिर टाइप्स ऑफ फॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9 तरीके के फॉल होते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑगी फॉल, फिर रैपिड फॉल, स्टेप्ड फॉल, well type fall, trapezoidal fall, straight glacis fall, simple vertical drop fall, Montague fall और इंग्लिश फॉल और बैफल फॉल। ठीक है, 9 तरीके के फॉल होते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। देखिए फॉल क्या होता है, पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ, पानी का फ्लो करने का मतलब नीचे गिराने के तरीके को बोलते हैं। ठीक है, कितने तरीके के फॉल होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड किया गया है। ठीक है, और ऑगी फॉल जो मैंने बताया था एस शेप होता है, मिनिमाइजेज द एडवर्स इफेक्ट। रैपिड फॉल होता है, ये थोड़ा सा स्टीप साइड में होता है, यूज्ड व्हेन ग्राउंड सरफेस इज फ्लैट एंड एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट होता है। फिर स्टेप्ड फॉल सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर होता है, और अगर दो अलग अलग लेवल में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये स्लोली स्लोली बनाया जाता है। ठीक है, फिर वेल टाइप फॉल क्या होता है, एक वेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, वहां से यहाँ पे पानी भर जाता है एंड देन यहाँ से ऐसे करके निकाल देते हैं, तो इसलिए बनाया जाता है। इनलेट वेल विद पाइप एट इट्स बेस स्ट्रीम कन्वेज डाउन वाटर टू डाउनस्ट्रीम साइड। फिर ट्रेपेजॉइडल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल का, रेस क्रेस्ट वॉल अक्रॉस चैनल विद ट्रेपेजॉइडल नॉच सुटेबल फॉर लोअर डिस्चार्ज। फिर स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल होता है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर डिस्चार्ज के लिए ट्रेपेजॉइडल फॉल यूज करते हैं। फिर स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, ये सीधे फॉल मतलब स्टीप, थोड़ा स्टीप स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे एक बेफल वॉल टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, अ, थोड़ा वो एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट हो जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंक्लूड रेज्ड एंड स्मूथ स्लोप डिजाइन एफिशिएंटली एंड डिसिपेट एनर्जी एज फ्लोज ऑफ वाटर रेज क्रेस्ट। जैसे है ना, यहाँ पे रेज्ड क्रेस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो क्या होता है, डिसिपेट कर देता है एनर्जी को। फॉर मॉडरेट डिस्चार्ज के लिए यूज होता है 40 to 60 क्यूमेक के लिए। फिर सिंपल वर्टिकल फॉल, यहाँ से मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, सीधे नीचे गिर जाता है, इसे शारदा फॉल भी बोलते हैं। रिसेंट में काफी बार क्वेश्चन आया है, शारदा फॉल बोलते हैं इसे, सिंपल वर्टिकल फॉल को। कसते सिंगल वर्टिकल ड्रॉप अपस्ट्रीम वाटर डिसेंड विद सडन इम्पैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम। देखिए ज्यादा हाइट ना हो, लो डिस्चार्ज के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर पानी गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी, अगर हाइट ज्यादा हुई तो ज्यादा एनर्जी होगी, तो क्या होगा, वहां पे इरोजन होने लगेगा। फिर मॉन्टेक फॉल होता है, इसमें क्या होता है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एनर्जी को डिसिपेट करने में हेल्प करता है।
फिर इंग्लिश वॉल या फिर बैफल वॉल होता है, ये क्या होता है, एक रेस्ट होता है, फिर आगे बैफल वॉल प्रोवाइड कर देते हैं, इससे क्या होता है, डबल डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। और सूटेबल फॉर ऑल डिस्चार्जेस, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फॉर ड्रॉप्स नॉट मोर देन 1.5 मीटर, समझे। कि सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डिस्चार्ज होता है। फिर नॉच के बारे में बात कर लेते हैं, जनरली आप फ्लूइड में पढ़े होंगे नॉच के बारे में, लेकिन इधर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है। क्या होता है, यूज टू मेजरमेंट ऑफ फ्लो और मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट्स, और या फिर मेजर स्मॉल डिस्चार्ज, ये नॉच के बारे में बात हो रही है। वियर इसका वियर नॉच ही होता है, बट थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट का बनता है, और वो भी मेजरमेंट ऑफ फ्लो मेजर करता है, ठीक है। अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल बिलो द टॉप एज ऑफ ओपनिंग। फिर वियर होता है, टाइप ऑफ नॉच होता है यूज टू मेजर एंड लार्ज डिस्चार्ज एंड स्टोर वाटर ऑन अपस्ट्रीम, मेड ऑफ सीमेंट। फिर नॉचेस कितने तरीके की होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, ट्रायंगुलर होती है, ट्रेपेजॉइडल होती है, जिसे सिपोलिटी बोलते हैं, और फिर स्टेप्ड होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल, जिसे सिपोलिटी भी बोलते हैं, और स्टेप्ड। फिर आगे डिस्कस करते हैं नॉच बेस्ड ऑन द शेप। शार्प होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ऑगी होती है, और नैरो होती है, ठीक है। फिर एक्विफर के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में काफी क्वेश्चन आ गया है, रिसेंट में काफी आया है, ठीक है। एक्विफर क्या होता है, एक अंडरग्राउंड फॉर्मेशन होता है दैट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली बाय वेल, कंसिस्ट लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, देन यहाँ पे एक वो इम्परमिएबल स्ट्रक्चर है, तो ग्राउंड से वाटर परकुलेट करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्विफर इसी को कहते हैं। तो अंडरग्राउंड फॉर्मेशन दैट कंटेन सफिशिएंट वाटर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली, और सैंड और ग्रेवल कंटेन करता है। यहाँ पे अगर क्ले कंटेन होगा तो ये इम्परमिएबल हो जाएगा, एक तरीके का एक्यूक्लूड बोलते हैं उसे, वो हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं कि एक्वाटार्ट क्या होता है। कंटेन्स वाटर but significant amount of water cannot be extracted using well, constant layer of clay with low hydraulic conductivity, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना, एक्यूक्लूड ने एक्वाटार्ट बोलते हैं। लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वाले क्ले होते हैं, ये क्या होता है, पानी तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ये पानी दे वापस यील्ड नहीं करते हैं, ये दिक्कत होती है एक्यूक्लूड की, ठीक है। फिर एक्वाटार्ट क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर बट इनकेपेबल, नहीं, एक्विक्लेड होता है impermeable of flow of water, contains large amount of water but does not yield due to high porosity, example clay, ठीक है। दोनों में क्ले होता है। देखिए आपको काफी कंफ्यूजन होगा एक्विक्लूड और एक्विटार्ड में, लेकिन इसमें सिलेक्टेड दो ही तीन क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें अगर रट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये याद रखिए, जो एक्विक्लूड होते हैं वो हाई लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्ले होते हैं, होती है उनमें, और वो पानी एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, बट यील्ड नहीं करते हैं। लेकिन एक्विटार्ड में क्या नहीं, एक्विक्लूड में क्या होता है, ये मैंने एक्विटार्ड बताया था। एक्विक्लूड क्या होता है, इसमें क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट तो बहुत होता है, अमाउंट ऑफ वाटर तो बहुत होता है, बट ये यील्ड ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्ले होता है वो हाई पोरोसिटी का होता है एक्विक्लूड में। फिर एक्वीफ्यूज की बात कर देते हैं, ये क्या होते हैं, इम्परमेबल स्ट्रक्चर होते हैं अंडरग्राउंड, जो कि ना पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना कि पानी यील्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्विक्लूड और एक्विटार्ड, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फिर टाइप्स ऑफ एक्विफर की बात करते हैं। देखिए दो तरीके के होते हैं, कन्फाइंड एक्विफर जिसे आर्टेसियन एक्विफर भी होते हैं, एक नॉन कन्फाइंड एक्विफर होता है जो कि नॉन आर्टेसियन एक्विफर बोलते हैं। क्या होता है कन्फाइंड एक्विफर, क्या होता है, एक्विफर कन्फाइंड और टू इट्स अपर एंड लोअर सरफेस बाय इम्परवियस रॉक्स, वाटर सब्जेक्टेड टू प्रेशर ग्रेटर देन हाइड्रोलिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, पानी ये इम्परमिएबल स्ट्रक्चर है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो क्या होता है, पानी इसमें होता तो है लेकिन ये बंद होता है, तो इससे आप पानी निकाल नहीं सकते। नॉन कन्फाइंड एक्विफर यही इसी का अपोजिट होता है, आप इससे पानी निकाल सकते हैं। टॉप मोस्ट वाटर बियरिंग स्ट्रेटम, वाटर लेवल इक्वल टू वाटर टेबल होता है, और ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी वेल, टेबल एक्विफर और फेरेटिक एक्विफर, ठीक है। ये नॉन कन्फाइंड एक्विफर है। फिर पर्ज्ड एक्विफर, एक तीसरे तरीके का एक्विफर होता है, फाउंड इन अनकन्फाइंड एक्विफर, इट इज इम्परवियस डिपॉजिट बीनीथ द परवियस डिपॉजिट। क्या होता है, ये इम्परवियस डिपॉजिट है, ठीक है, इसके नीचे पानी होता है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से मतलब पानी तो है बट इम नहीं रुकिए मैंने उल्टा बता दिया।
क्या होता है, ये परवियस है एक, ये इम्परवियस है और ये इम्परवियस है, ये परवियस और ये इम्परवियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पानी होता है, ये पर्स्ड एक्वीफर होता है। फिर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर क्या होता है, मेजर्स एक्वीफर एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर एक्सेस अक्रॉस इट्स एंटायर सैचुरेटेड लेंथ, थिकनेस भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है, रिप्रेजेंट स्पीड एंड ईज विद विच वाटर ट्रेवल्स द डोमेन, ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है। फिर स्पेसिफिक यील्ड के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इसका जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड इनटू 100। फिर स्पेसिफिक रिटेंशन होता है, कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक रिटेंशन हो गया। फिर ये फॉर्मूला जो है काफी बार पूछा जाता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू पोरोसिटी होता है। और स्पेसिफिक रिटेंशन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड इनटू 100 होगा। फिर एस्टिमेशन ऑफ एक्वीफर इज डन बाय पंपिंग टेस्ट और रेसिप्रोकेटिंग टेस्ट। ठीक है, पंपिंग टेस्ट एंड रेसिप्रोकेटिंग टेस्ट। फिर डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। डैम्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई तरीके के डैम्स होते हैं, जिसमें से ग्रेविटी डैम काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या होता है, खुद के वेट से ही आ, बा- अपना वो मतलब पीछे जो पानी का प्रेशर आता है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम हो गया, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो बरखा बाखरा डैम हो गया। फिर आज डैम हो गया, ये आर्च टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे होता है। और ये इसका जो, ठीक है, आर्च टाइप स्ट्रक्चर होता है और जो ये एंगल बनाते हैं वो 35 डिग्री का होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स साइड अपस्ट्रीम होता है और रेजिस्ट फॉर इट्स हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर रॉक जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो इदुक्की डैम है। ये रिसेंट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी डैम से। डैम तो कई तरीके के हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम्पल के बेस पे, तो उससे वो भी यही रहते हैं जनरली क्वेश्चन में। अब बाकी पूछना हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप जैसे याद रखें, भाखड़ा डैम जो होता है वो ग्रेविटी डैम है, इदुक्की डैम जो है वो आवर्स डैम है। फिर रॉकवेल डैम, ये रॉक से ही बनाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो रांगबंगा डैम है। फिर अर्दन डैम, हिंद हीराकुंड डैम जो है इसका एग्जांपल है। फिर कॉफर डैम, कॉफर डैम क्या होता है, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पानी से भरा है, यहाँ पे हमें कुछ बनाना है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे हमने डैम बना दिया और यहाँ यहाँ पानी भरा है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे डैम बना है और पूरा खाली कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है। फिर चेक डैम, टेम्परेरी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है अक्रॉस द वाटर टेप टू स्टॉप इरोजन बाय रिड्यूसिंग वाटर फ्लो वेलोसिटी। The rubber dam made of rubber inflated or to stop water and deflated to reduce। एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे फुला देते हैं तो पानी रुक जाता है, और उसे डिफ्लेट कर देते हैं, हवा निकाल देते हैं तो मतलब फिर जो मतलब पानी निकल जाता है। इसका एग्जांपल झंझावाती डैम है। फिर बटरस डैम, हॉलो ग्रेविटी डैम होता है, ट्रांसफर वाटर लोड टू बोथ डाउनवर्ड एंड बटरस, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इधर से एक सपोर्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे बटरस बोलते हैं, इसलिए बटरस डैम बोला जाता है। फिर एक्सेप्ट ग्रेविटी डैम, ऑल अदर नॉन ग्रेविटी डैम्स रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स बाय एंटी मूवमेंट एक्शन। ग्रेविटी डैम तो अपने वेट की वजह से लगाते हैं, बाकी जो होते हैं एंटी ग्रेविटी एक्शन लगाते हैं। फिर स्लूसवे क्या होता है, ये जो होता है, ये स्लूसवे है, ये स्पिलवे है। ठीक है, स्लूस फिर क्या होता है कि चैनल या फिर पैसेज होता है दैट अलाउस वाटर टू बी रिलीज और डाइवर्टेड इन कंट्रोल्ड मैनर, आल्सो हेल्प्स इन क्लियरिंग सिल्ट एक्यूमुलेशन। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कंट्रोल वे में, देखिए स्पिल वे क्या होता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो निकालने का काम आता है। फॉल इसके ऊपर से बनाया जाता है। ठीक है, और स्पिल स्लूस वे क्या होता है जनरली सिल्ट को रिमूव करने के लिए होता है, बाकी कंट्रोल वे में पानी डाइवर्ट करने के लिए होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिसेंट में बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है, एट हील मैक्सिमम कंप्रेसिव प्रेशर होता है व्हेन एम्प्टी एंड टेंसाइल प्रेशर एट होता है। जैसे ये डैम है, ठीक है, ये डैम हुआ हमारा, ये हमारा टो है, ठीक है, एंड ये हील है। यहाँ पे पानी भरा है, ये अपस्ट्रीम साइड है। तो क्या होता है, जब पानी भरा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसिव प्रेशर लगता है और यहाँ पे टेंसाइल प्रेशर। ठीक है, और यहीं पे जब डैम एम्प्टी हो
ये एम्प्टी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव लगता है और यहाँ पे टेंसाइल लगता है। ठीक है, यही पे लिखा है कि मैक्स कंप्रेसिव प्रेशर एट टो व्हेन फुल एंड टेंसाइल प्रेशर एट हील। जब फुल होता है तो टो पे कंप्रेसिव लगता है, ये मैंने बताया ना, टो पे, और हील पे टेंसाइल लगता है। फिर आगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम, देखिए ग्रेविटी डैम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही जनरली पढ़ाई जाता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, ग्रेविटी डैम, वेट ऑफ डैम ड्यू टू सेल वेट एट सेंट्रोइड। ये जो होता है ये वेट होता है। फिर वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ग्रेविटी डैम पे, वो कैसे निकलता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में निकलता है, तो 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर और हाइट का स्क्वायर एट द हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम बेस। मैक्स होता है, मैक्स जो होता है एट द हाइट ऑफ 1/3 होता है, h/3 जो होता है, ये उसकी h हो गई हाइट, ये h हो गया। और तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो निकलता है वो निकलता है 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर h स्क्वायर। कैसे निकला, ये आपको लग रहा होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो वैसे ही याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम कहाँ होता है, एट द डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। फिर अपलिफ्ट, ये अपलिफ्ट फोर्स कैसे होता है, मैक्स एट द हील एंड जीरो एट द टो। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है मैक्स एट द हील होता है, ये जैसे है ना, एंड जीरो एट द टो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे हील, यहाँ पे मैक्स होगा, मैक्स एट द हील अपलिफ्ट प्रेशर। और अगर हम यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी दे दें तो इसका जो ये डायग्राम होगा वो ऐसे हो जाएगा प्रेशर का। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर h इंटू, एच जो होता है वो इधर के पानी का लेवल होता है। ठीक है, इंटू बी एट द बे एट b/2 फ्रॉम द टू, और 2b/3 पे फ्रॉम द टू 1/2 गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर h-h इंटू बी। फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करने पे ये फॉर्मूला बनता है, अपलिफ्ट प्रेशर एट ड्रेनेज गैलरी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच प्लस 1/3 h-h यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये अपलिफ्ट प्रेशर होता है, और हील पे मैक्सिमम होता है अगर ड्रेनेज गैलरी ना प्रोवाइड की हुई, और टो पे जीरो होता है। फिर अर्थक्वेक प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि कांस्टेंट होता है, अर्थक्वेक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल में है, फिर इनटू वेट, और वर्टिकल में तो इनटू करेंगे वर्टिकल कांस्टेंट से और इनटू वेट। ठीक है, और एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया है तो वर्टिकल इनटू ग्रेविटी। फिर अदर प्रेशर, कौन कौन से अदर प्रेशर लगता है, सेल्फ प्रेशर लगता है, विंड प्रेशर लगता है, वेव प्रेशर लगता है, आइस प्रेशर लगता है। टोटल तो कहते हैं कि देखिए 8 तरीके के प्रेशर लगते हैं, जिसमें से मेजर जो है वो खुद का वेट है, अपलिफ्ट है, और हाइड्रोस्टैटिक है, और अर्थक्वेक है। फिर सिल्ट, आइस, और वेव, विंड। ठीक है, एंड अच्छा हाँ हो गया 8। फिर मोड्स ऑफ फेलियर, काफी बार रिसेंट में क्वेश्चन आया है, एसएससी जी में आया था कि मोड्स ऑफ फेलियर कौन कौन से हैं। तो 4 तरीके से फेलियर होता है, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, टेंशन और क्रशिंग। ये 4 तरीकों से फेल होता है एक ग्रेविटी डैम। कौन कौन सा, क्रशिंग, टेंशन, स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग। फिर अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग ड्रेनेज गैलरी एंड शीट पाइल्स, कट ऑफ पाइल्स भी बोलते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करने से क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर कम हो जाता है। फिर सीपेज फेलियर हैपेंस ड्यू टू पाइपिंग और ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, ये सीपेज फेलियर रहता है। फिर क्रीप लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सीपेज वाटर इन द सॉइल, जिसे क्रीप लेंथ बोलते हैं। रेलवे में क्रीप का कुछ और मतलब होता है, और सोम पढ़ेंगे तो उसमें क्रीप का मतलब कुछ और होता है। फिर ब्लिक्स गेव क्रीप थ्योरी फॉर प्रिवेंटिंग सीपेज, और कोसला थ्योरी थी सीपेज थ्योरी के, सीपेज थ्योरी के लिए दी थी फॉर डैम स्ट्रक्चर। तो ब्लिक थ्योरी और कोसला थ्योरी ये सीपेज थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, और क्रीप लेंथ तो बता ही दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सीपेज वाटर। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं
कि water logging is caused due to impermeable strata, फिर amount of irrigation water required to meet evapotranspiration needs of crop full growth, इसे conservative irrigation requirement बोलते हैं। फिर meander length increases, cutoff reduces the length। ये क्या होता है? meander increases length और cutoff reduces the length। ये क्या होता है? जैसे ये रिवर है, ठीक है, तो ये meander करने लगती है। तो जब ज्यादा मींडर करने लगती है तो क्या होता है? ये ऐसे 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 की, ठीक है, इतना मींडर कर गई कि चूंकि ऐसे नहीं, इतना कटाव कर गई कि पेन बदल लेता हूँ, कि ये जो है ये ऐसे बन गई, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? अरे यार, ये जो होता है ये अलग पार्ट हो जाता है और रिवर जो है वो ऐसे चलने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है? डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, बट ये रिवर जो है ये मींडर करके अपना जा रही। तो क्या होता है? इसे कटाव बोलते हैं, इसे बोलते हैं कटाव। तो कटाव से क्या होता है? मींडर से तो लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे गया ना, मींडर लेंथ बढ़ गई। बट कटाव क्या होता है? ये हिस्सा कट गया, तो इससे क्या होता है? कटाव की वजह से लेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर गैरेट डायग्राम, ये गैरेट डायग्राम कैनेडी थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसके लिए जो चैनल सेक्शन होता है वो 1/2:1 होता है, ठीक है। और अदर डैम critical condition in upstream at the end of the construction or during sudden or rapid drawdown, ठीक है। critical condition in downstream at the end of the construction or during steady seepage when full, ठीक है। एक क्वेश्चन में आया था, इस पे हैशटैग पॉइंट लगा दीजिए कि क्रिटिकल कंडीशन कब आती है गर्दन डैम में, ठीक है। अगर अपस्ट्रीम साइड है तो एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन है, और ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन, ठीक है। और अगर डाउनस्ट्रीम साइड है तो क्रिटिकल कंडीशन होती है एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन और सीपेज में। फिर क्रॉस रेगुलेटर, ये बताया था कि प्रोवाइडेड एट कंट्रोल सप्लाईज पासिंग डाउन पेरेंट चैनल एट द डाउन एंड एट द पेरेंट चैनल टू ड्रॉ रिक्वायर्ड सप्लाई। फिर मैक्स इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ राइस क्रॉप इज एग्जिबिटेड बाय मिनिमम ड्यूटी और मैक्स डेल्टा, ठीक है। मैक्स डेल्टा जो है वो 120 और मैक्स ड्यूटी जो है वो 775 हेक्टेयर है। वीट की 40 है और जो ड्यूटी है वो 1800 है। फिर इफ टू ऑफ टेकिंग कैनाल्स फ्रॉम अ रिवर, इसके लिए दो डिवाइड वॉल जरूरी होती है और दो अंडर स्लूज जरूरी होती हैं। जैसे कैसे बता दूं मैं? जैसे ये बताता हूँ, ठीक है। ये पानी आ रहा है, नहीं, ये पानी आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिवाइड वॉल दिया, एक यहाँ पे डिवाइड वॉल दिया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक स्लूस वॉल दी, एक यहाँ पे स्लूस वॉल भी दी, यहाँ पे दी और यहाँ पे दी, ठीक है। तो दो ऑफ टेकिंग चैनल कैनाल में दो डिवाइड वॉल और दो स्लूस वॉल देते हैं, बेस देते हैं। क्वेश्चन में आया था, ये सारे क्वेश्चन रिसेंट में आया जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर में है। फिर अंडरग्राउंड प्रोफाइल जोन ऑफ एरिएशन डज नॉट इंक्लूड ग्राउंड वाटर। फिर परमानेंट कैनाल्स वेल ट्रीटेड होते हैं एंड प्रोवाइडेड विद परमानेंट रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। पार्ट ऑफ परमानेंट कैनाल, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर कोर्सेज। वाटर कोर्सेज तक भी फील्ड चैनल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, बट वाटर कोर्सेज तक परमानेंट कैनाल में आते हैं। फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर होता है वो 0.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है फॉर इरिगेशन एंड देयर इज स्लाइट टू मॉडरेट रिस्क होता है। रिसेंट में क्वेश्चन आया था, स्लाइट टू मॉडरेट रिस्क होता है 0.2 से लेके 5 मिलीग्राम, 0.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन। फिर baffles are provided in the front of outlet weirs to hold back protein solids, grease and oils, ठीक है। baffle wall किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? टू होल्ड द ग्रीस एंड ऑयल्स। स्लोप एंड बॉर्डर इरिगेशन कितना होता है? 0.05 से लेकर 2% तक होता है बॉर्डर इरिगेशन में। 0.05 से लेकर 2%। फिर स्मॉल डाया पाइप्स फिल्ड विद आउटलेट्स एंड डेप इरिगेशन इज एमिटर्स बोलते हैं। फिर uplift pressure at the face of the drainage gallery as per USBR taken equal to hydrostatic pressure at toe plus 1/3 pressure difference of hydrostatic pressure at the ये याद रखिए फॉर्मूला, ये था गामा डब्ल्यू एच प्लस 1/3
गामा डब्ल्यू एच माइनस एच, ये फॉर्मूला था ना अपलिफ्ट प्रेशर का, वही है। फिर इंटेंसिटी ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर एट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टेकन इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर अर्थक्वेक प्रेशर ऑन डैम व्हेन रिजर्वायर इज फुल एंड व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी। तो क्या होता है अर्थक्वेक प्रेशर कैसे आता है, देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल नीचे की तरफ लगता है, हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ लगता है, साइड की तरफ लगता है। जब अर्थक्वेक आए और ग्रेविटी डैम के अर्थ ग्रेविटी डैम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जब फुल नहीं होता, एम्प्टी होता है, तो वर्टिकल ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल साइड में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा नोट पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। ये न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लगा लें, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग बिल्डिंग पढ़ेंगे। बिल्डिंग के देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पहले ब्रिक पढ़ेंगे, फिर सीमेंट पढ़ेंगे, फिर लाइम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमें भी बनाने में इजी पड़े और आपको भी इजी पड़े पढ़ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये नोट पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू।